आज का हमारा टॉपिक है खंड सूत्र यानी कि सेक्शन फॉर्मूला। खंड सूत्र को हम लोग विभाजन सूत्र के नाम से भी जानते हैं, लेकिन क्लास 10th में और 11th में हम लोग इसे बिंदुओं के निर्देशांक को लेकर देखे थे। यहाँ पर हम लोग वेक्टर के रूप में देखेंगे। तो हम लोग किस तरह से खंड सूत्र को परिभाषित करेंगे, इसमें किस तरह से हम लोग ज्ञात करेंगे, इसको समझ लीजिए। हमें इसमें उस बिंदु का स्थिति सदिश निकालना होगा, उस बिंदु का स्थिति सदिश निकालना होगा, उस बिंदु का स्थिति सदिश निकालना जो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम लोग देखे थे विभाजन अंतः विभाजन भी होता है और बाह्य विभाजन भी। तो यहाँ भी दो केस आ जाएंगे। केस पहले में क्या होगा, जब अंतः विभाजन हो। तो चलिए पहले अंतः विभाजन के लिए देख ले रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे निर्देशांक तल ले लेता हूं त्रिविमीय, ठीक है, x अक्ष, y अक्ष और ये आपका z अक्ष हो जाएगा। ठीक है, मैं दर्शा देता हूं यहाँ पर x अक्ष, यह y अक्ष और यह z अक्ष हो जाएगा। यह आपका मूल बिंदु हो गया। ठीक है, मैं दो बिंदु लेता हूं आकाश में, यहाँ पे दो बिंदु ले लेता हूं। एक बिंदु ले लेता हूं A और एक बिंदु ले लेता हूं B। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड है ना, इस पर एक बिंदु है P। इस पर कौन है, एक बिंदु P है। ठीक है, इस बिंदु P द्वारा यह AB m अनुपात n के अनुपात में बट जा रहा है अंतः रूप से। यह भाग m है, यह भाग n है, तो m अनुपात n के रूप में बट जा रहा है। तो इस बिंदु P का स्थिति सदिश हमें ज्ञात करना है। इस बिंदु P का स्थिति सदिश ही ज्ञात करना है, इसका ही पोजीशन वेक्टर ज्ञात करना है। चलिए, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले A का और B का स्थिति सदिश कुछ मान लेता हूं जो हमारे पास दिया है। तो मैं मान लेता हूं, माना बिंदु P तथा बिंदु A और B माना है ना जी, पहले A और B को लिख लेता हूं। माना बिंदु A तथा B का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर A तथा वेक्टर B है। ठीक है, यानी तात्पर्य यह हुआ कि OA का जो पोजीशन वेक्टर है वह आपका वेक्टर A है और OB पोजीशन वेक्टर OB जो है वो वेक्टर B है। मैं दर्शा देता हूं, यह वेक्टर A हो गया और यह वाली आपकी वेक्टर B हो गई। ठीक है, फिर यहां पे मानते हैं, माना बिंदु P AB को m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है। m अनुपात n के अनुपात में हमें क्या कर रहा है, ये विभाजित कर रहा है। और यह भी मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे ये जो वेक्टर OP जो है ना, इसको मैं वेक्टर R मान लेता हूं। इसको पोजीशन वेक्टर, जो इसका पोजीशन वेक्टर से मैं वेक्टर R मान लेता हूं, स्थिति सदिश को वेक्टर R मान लेता हूं। तो इस वेक्टर R का ही हमें मान ज्ञात करना है। अच्छा, चूंकि यहाँ पे ये कह रहा है कि P AB को m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं AP और PB का जो अनुपात होगा वह m अनुपात n होगा। या मैं ऐसे लिख सकता हूं AP बटा PB बराबर में m बटा में n। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा आपका NAP बराबर में MPB। ठीक है, अच्छा दोनों तरफ वेक्टर लगा देते हैं, तो NAP वेक्टर बराबर में हो जाएगा MPB वेक्टर।
कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा, अगर बात करें एपी वेक्टर की, तो इसको निकालने के लिए हम लोग लिख सकते हैं दूसरे वाले बिंदु के लिए P का स्थिति सदिश में से घटा देंगे A का स्थिति सदिश। इधर क्या करेंगे, M इंटू में B के स्थिति सदिश में से घटा देंगे P का स्थिति सदिश। कर सकते हैं ना। चलिए अब यहाँ पे मान रखते हैं सबका। वेक्टर OP की मान हम लोग वेक्टर R लिए हैं, OA के लिए वेक्टर A, ठीक है। अच्छा, बराबर में A M इंटू में OB के लिए वेक्टर B है और OP के लिए वेक्टर R है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इसमें इंटू कर देता है तो n वेक्टर R माइनस में n वेक्टर A बराबर में m वेक्टर B और माइनस में m वेक्टर R। वेक्टर R वाले को एक तरफ करते हैं और AB को एक तरफ करते हैं। यहाँ हो जाएगा m वेक्टर R प्लस में n वेक्टर R बराबर में, जाके उधर प्लस का हो जाएगा m वेक्टर B और प्लस में n वेक्टर A। ऐसे लिख सकते हैं ना जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पे आपका कुछ कॉमन है क्या, यहाँ पे कॉमन है, क्या कॉमन है, वेक्टर R कॉमन दिख रहा है। तो चलिए यहाँ से वेक्टर R कॉमन कर लिए तो बचेगा m प्लस n और यहाँ इंटू में वेक्टर R बराबर में m वेक्टर B और प्लस में n वेक्टर A। इसको मैं भाग में भेजूंगा तो वेक्टर R का मान निकल गया कि नहीं, m वेक्टर B प्लस में n वेक्टर A और बटा में m प्लस n। तो हमें ये वेक्टर R निकालने के लिए एक सूत्र प्राप्त हो गया। ठीक है, तो सिंपल है, आपको क्या करना होगा, बिंदु A का स्थिति सदिश, बिंदु B का स्थिति सदिश और ये m और n ये दिए होंगे आपके क्वेश्चन में और ये वेक्टर R आपसे निकल जाएगा। जब अंतर विभाजन कहेगा तभी ये सूत्र लगाएंगे। चलिए तो अब हम लोग बाह्य विभाजन वाला भी देख लेते हैं। चलिए तो हमारा केस दूसरा जो है उसको देख लेते हैं। केस 2 क्या है, जब विभाजन बाह्य हो, जब विभाजन बाह्य हो उस स्थिति में किस तरह से कराएंगे। तो चलिए इसके लिए भी मैं यहाँ पे त्रिविमीय तल ही ले लेता हूं और फिर इसको समझते हैं। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ये आपका जेड अक्ष हो जाएगा। एक्स, वाई और ये जेड अक्ष। मैं क्या करता हूं, यहाँ पर एक बिंदु ए ले लेता हूं और दूसरा बिंदु यहाँ पर बी ले लेता हूं। इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड को एक बिंदु, दूसरी कोई बिंदु है, ठीक है, जो इसे क्या करता है, m अनुपात n के, तो मैं बाह्य बिंदु की बात कर रहा हूं तो ये बाहर की ओर एक बिंदु लूंगा और इसका नाम दे दूंगा बिंदु P। तो इस बिंदु P का ही हमें स्थिति सदिश ज्ञात करना है, जो AB को क्या करता है, तो AB को m अनुपात n के अनुपात में बाह्य रूप से विभाजित करता है। तो उसका हमें स्थिति सदिश निकालना है। चलिए यहाँ पे उसी तरह से पिछले जैसा बताया था मैंने, उसी तरह से यहाँ भी मान लेंगे। माना बिंदु A तथा B का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर A तथा वेक्टर B है, वेक्टर A तथा वेक्टर B है। इसका स्थिति सदिश वेक्टर A है और इसका स्थिति सदिश वेक्टर B है। यहाँ पे मान लेते हैं, माना बिंदु P AB को m अनुपात n के अनुपात में बाह्य रूप से विभाजित करता है, या सिर्फ विभाजित करता है ये भी लिखेंगे तो चलेगा, फिगर में तो दिख रहा है, बाह्य रूप से विभाजित करता है। तो हमें P का ही स्थिति सदिश निकालना है, तो हम P का स्थिति सदिश वेक्टर R ले लेते हैं। ये आपका क्या हो गया, वेक्टर R हो गया। अच्छा, m अनुपात n के अनुपात में यह बाह्य रूप से विभाजित करता है, ठीक है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं कि AP और BP का जो अनुपात होगा ना वह m अनुपात n होगा। AP का और BP का जो अनुपात होगा m अनुपात n होगा, लिख सकते हैं ना जी। चलिए तो हम इसे बटा में भी लिख सकते हैं, AP बटा में BP बराबर में
m बटा में n। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हो जाएगा n वेक्टर AP बराबर में m वेक्टर BP। समझ गए ना, समझ गए। अब AP वेक्टर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो P का पोजीशन वेक्टर में से A का पोजीशन वेक्टर घटाएंगे, ठीक है। और फिर उसी तरह से इधर भी क्लियर लिख देता मैं, फिर आप यहां भी P के पोजीशन वेक्टर में से B का पोजीशन वेक्टर घटाओगे। चलिए अब सबका मान लिख देते हैं। P का पोजीशन वेक्टर वेक्टर R है, A का पोजीशन वेक्टर वेक्टर A है, बराबर में m इंटू में P का पोजीशन वेक्टर वेक्टर R है, और इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर क्या हो जाएगा जी, B हो जाएगा, B का पोजीशन वेक्टर। चलिए इंटू करते हैं, n वेक्टर R माइनस में n वेक्टर A, ठीक है, बराबर में हो जाएगा m वेक्टर R और माइनस में m वेक्टर B। यही ना हो जाएगा आपका। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। तो एक काम करता हूं, इसको मैं इधर लाता हूं और इसको ना वेक्टर आर वाले को इधर करता हूं, तो ये प्लस वाला उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस वाला है, इधर जाके प्लस में हो जाएगा, m वेक्टर b और माइनस में n वेक्टर a बराबर में जाके माइनस का होगा m वेक्टर r माइनस में n वेक्टर r। यहाँ वेक्टर r कॉमन है तो यहाँ m वेक्टर b माइनस में n वेक्टर a बराबर में r कॉमन करेंगे m माइनस n बचेगा, ठीक है। इसको भाग में ले जाएगा तो यहां से वेक्टर r बराबर में क्या हो जाएगा, m वेक्टर b माइनस n वेक्टर a बटा में m माइनस n। ये आपका बन जाएगा सूत्र, समझ गए। अच्छा, अब इसके आधारित एक मध्य बिंदु सूत्र भी हम लोग पढ़ते थे, मध्य बिंदु सूत्र याद है। मध्य बिंदु सूत्र हम लोग 10th में भी और 11th में भी पढ़े हैं मध्य बिंदु सूत्र। चलिए उससे भी समझ लेते हैं मध्य बिंदु सूत्र यहां भी आएगा किस तरह से। मैं उस बिंदु का स्थिति सदिश निकालने की बात करूंगा, स्थिति सदिश निकालने की बात करूंगा। स्थिति सदिश निकालना जो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है। चलिए समझिए इसको। मैं यहां पर एक त्रिविमीय तल ही ले लेता हूं, ये x अक्ष हो जाएगा, यहाँ पे ये y अक्ष हो जाएगा और एक z अक्ष भी ले लेता हूं, ये आपका z अक्ष हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे दर्शा देते हैं आपका, ये आपका x अक्ष, यहाँ पे ये y अक्ष हो जाएगा और ये आपका z अक्ष हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, एक बिंदु A लेता हूँ और दूसरा बिंदु B लेता हूँ, ठीक है। इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड जो है ना, इसका एक मध्य बिंदु है और इसी मध्य बिंदु का हमें स्थिति सदिश पता करना। चलिए तो मैं यहाँ पर A की स्थिति सदिश को वेक्टर A से और B की स्थिति सदिश को वेक्टर B से दर्शाता हूँ, जैसे मैंने ऊपर दर्शाया था। ये आपका वेक्टर A है, यह वेक्टर B है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट में मैं लिख दूं क्या, वेक्टर A का स्थिति सदिश वेक्टर OA जो है वो वेक्टर A के बराबर है और वेक्टर B का स्थिति सदिश जो है वेक्टर B के बराबर हम लोग मान लेते हैं। हमें इस P का स्थिति सदिश निकालना है, जो P क्या कह रहा है, मध्य बिंदु है AB का, ये मैं वेक्टर R मान लेता हूँ, है ना। P के स्थिति सदिश को वेक्टर R मान लेता हूँ और इसी R का मान हमें बताना है। चूंकि आपके पास दिया है कि P AB का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे जब ये मध्य बिंदु है तो यहाँ अनुपात आपका 1:1 होगा, यानी m अनुपात n का मान यहाँ 1:n आएगा। तो हमने अंतः विभाजन से देखा था कि वेक्टर r बराबर होता है m इंटू वेक्टर b प्लस में n इंटू वेक्टर a और बटा में m प्लस n, यही ना देखा था जी। तो मैं यहाँ पर उसी तरह से मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, m और n की जगह 1 1 रख सकता हूँ, इसलिए वेक्टर r बराबर में आ जाएगा 1 इंटू वेक्टर b और प्लस 1 इंटू में वेक्टर a बटा में a1 प्लस 1, यानी कि वेक्टर r बराबर में आ जाएगा वेक्टर b प्लस वेक्टर a बटा में 2, या हम वेक्टर r बराबर लिख सकते हैं वेक्टर a प्लस वेक्टर b और बटा में 2। तो ये आपका एक और सूत्र निकल के आ गया जब मध्य बिंदु की बात कर रहा होगा
तब, यानी कि अनुपात 1:1 में दिया होगा तब। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दो, ऐसे तो इस पे क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन एक टॉपिक है, इसको भी देख लेते हैं। दो सदिशों के बीच के कोण के अर्धक के अनुदिश सदिश, ए वेक्टर अलोंग बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। हम लोग यहाँ पे दो सदिश ले लेते हैं। आपके देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा, आपके पास दो सदिश है, तो मैं पहले अल्फा बीटा दो सदिश ले लेता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। ये अल्फा ले लेते हैं और एक बीटा ले लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास दो सदिश है, इसका नाम भी कुछ दे देते हैं, ए बी और यहाँ पर ए सी देते हैं। इसको हम अल्फा वेक्टर मानते हैं, ठीक है, और इसे मैं बीटा मान लेता हूँ, इसे मैं बीटा मान लेता हूँ, बीटा वेक्टर ले लेते हैं। जैसे कि आपका यहाँ दिया हुआ है, अल्फा और बीटा के बीच के कोण का अर्धक अनुदिश एक सदिश होता है और वह सदिश इसके बराबर होता है। यही हमें साबित करके दिखाना है, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग प्रमाण देखते हैं, समझ गए ना। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक अर्धक इसका खींच देता हूँ, ये आपका अर्धक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये अर्धक हो गया ना जी, यानी इसके कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है। मैं यहाँ पर एक समचतुर्भुज बनाता हूँ, ये आपका एक समचतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर एक समचतुर्भुज बना दिया, इसका नाम कुछ दे दूं, यहाँ पे एल दे देते हैं, यहाँ पर पी दे देते हैं, यहाँ पर एम दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। चलिए मैं यहाँ मान लेता हूं, सबसे पहले माना एपी जो है ना, एपी 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 जो है, ये एपी जो वेक्टर एपी लिख देते हैं, वेक्टर एपी जो है, ठीक है, वेक्टर एपी जो है क्या कह सकते हैं, अल्फा तथा बीटा के बीच, वेक्टर अल्फा तथा वेक्टर बीटा के बीच के कोण का अर्धक है, अर्धक है, ठीक है, उसके बीच का अर्धक है, उनके बीच के कोण का अर्धक है, यानी इनके बीच के कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो जब ये दो बराबर भागों में बांट रहा है और यहाँ पे हमने क्या मान लिया कि ए एल पी एम एक समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज होगा ही, क्योंकि देखो यहाँ पे ये विकर्ण द्वारा यह कोण दो बराबर भाग बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो ये आकृति आपकी बन रही है, आपकी समचतुर्भुज होगी, समचतुर्भुज होगी ना जी, ठीक है। चलिए समचतुर्भुज होगी। अब देखिए इसके बाद, अच्छा अब मैं अगर मैं बात करूं यहाँ पे वेक्टर ए एल के बारे में, तो वेक्टर ए एल जो होगा इसी सदिश का कोई हिस्सा होगा, वेक्टर ए बी का ही कोई हिस्सा होगा। तो मैं उसे मान लेता हूं कि वह वेक्टर अल्फा जो है उसी में मैं भाग कर देता हूं उसके मैग्नीट्यूड से, ठीक है। तो हमको पता है कि किसी भी कांस्टेंट से, ये जो मैग्नीट्यूड से मैं भाग कर रहा हूं, इसके मैग्नीट्यूड से भाग कर रहा हूं, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट होगा, तो किसी कांस्टेंट से गुना या भाग हम लोग कर सकते हैं, स्वतंत्र है। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि एल वेक्टर जो होगा ना, एक्स टाइम्स होगा वेक्टर ए बी के, तो वही x के जगह पे मैंने ये ले लिया है, 1/अल्फा का ही मैग्नीट्यूड यहाँ पे ले लिया है, समझे ना, हम लोग पढ़े हैं ना जी, ये चीज हम लोग पढ़े हैं। उसी तरह से अगर मैं एम वेक्टर की बात करूंगा तो वह किसके बराबर होगा, तो y इंटू वेक्टर ए सी। अब x y कुछ भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हम लोग यहाँ ले सकते हैं, तो इसीलिए मैंने इसमें क्या किया, यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लिया जिससे मैंने भाग कर दिया, किससे, तो ये कांस्टेंट है, ये अल्फा के मैग्नीट्यूड के, अल्फा का मैग्नीट्यूड एक कांस्टेंट होगा ना जी, तो यहाँ एल वेक्टर को वेक्टर अल्फा और बटा में वेक्टर अल्फा का मैग्नीट्यूड से मैंने भाग कर दिया। चलिए, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूंगा, अगर मैं इसे देखूं तो ये वेक्टर अल्फा के अनुदिश इकाई सदिश होगा, या इकाई सदिश को निरूपित कर रहा है ना जी, यूनिट वेक्टर को निरूपित कर रहा है। उसी तरह से अगर मैं एम वेक्टर की बात करूंगा तो मैं उसे वेक्टर बीटा और बटा में वेक्टर बीटा के मैग्नीट्यूड, कोई भी कांस्टेंट हम ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ वेक्टर बीटा का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ये आपका कांस्टेंट है। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, वेक्टर बीटा के अनुदिश इकाई सदिश, और चूंकि यह आपका एक समांतर चतुर्भुज है, चूंकि यह आपका एक समचतुर्भुज है, यह समचतुर्भुज है,
चूंकि यह आपका एक समचतुर्भुज है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि AL बराबर AM होगा, AL AM के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ALPM एक समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज क्यों है ये आपको पता है, क्योंकि एक कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है इसका विकर्ण, तो ये दोनों कोण बराबर है, यानी ये समचतुर्भुज बन गया। अच्छा, जब ये बराबर है, इनका परिमाण जब इसके परिमाण ये बराबर है, AL बराबर में AM है, तो हम लोग पढ़े हुए हैं, और ये अर्धक भी है, ये दो बराबर भागों में इसे बांट भी रहा है, तो हमें पता है कि यह जो वेक्टर होगा, यह किसके बराबर होगा? यह AP वेक्टर किसके बराबर होगा? यह AP वेक्टर किसके बराबर होगा? तो यह AP वेक्टर, ये देखो, ये दो आसन्न है, दो ये आसन्न भुजाएं हैं, आसन्न भुजाओं का जो सदिश होगा उसके योगफल के बराबर होगा, यानी कि ये वेक्टर AL और प्लस में वेक्टर AM के बराबर हो जाएगा। हम लोग पढ़े हैं ना जी, समांतर चतुर्भुज के योग के नियम से हम लोग जानते हैं। चलिए, तो यहाँ पे वेक्टर AP बराबर में हम लोग लिख सकते हैं AL का क्या है? वेक्टर अल्फा बटा में वेक्टर अल्फा का मैग्नीट्यूड, और AM के लिए क्या हो जाएगा? वेक्टर बीटा बटा वेक्टर बीटा का मैग्नीट्यूड। ये किसके बराबर दिख रहा है? तो यहाँ लिख सकते हैं कि अल्फा तथा वेक्टर बीटा के बीच के कोण के अर्धक के अनुदिश एक सदिश हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यह क्या होगा? वेक्टर अल्फा और वेक्टर, मैंने कि दो अगर आपके पास वेक्टर दिए हो तो दो वेक्टर के बीच के कोण का जो अर्धक होगा उसके अनुदिश अगर मुझे कोई सदिश निकालना होगा तो मुझे क्या करना होगा? एक सदिश के उसके मैग्नीट्यूड, यानी कि दोनों का यूनिट वेक्टर निकाल कर जोड़ लेंगे। यहाँ तात्पर्य यही हुआ कि दोनों सदिशों का यूनिट वेक्टर को जोड़ लेने पर उन दोनों सदिशों के बीच के कोण का जो अर्धक होगा उसके अनुदिश हमें सदिश प्राप्त हो जाएगा। दो सदिशों के बीच के कोण के अर्धक का अगर आपको सदिश निकालना होगा तो दोनों सदिशों के इकाई सदिश निकाल के उन्हें जब जोड़ लेंगे, देख लीजिए सदिश है, जब उसके मैग्नीट्यूड में भाग करेंगे तो इकाई सदिश आएगा, यानी कि दोनों के इकाई सदिश का योग के बराबर हो जाएगा। दोनों सदिशों के इकाई सदिश के योग के बराबर होगा। वह दोनों सदिशों के बीच के कोण का अर्धक किसके बराबर होगा? दोनों सदिशों के इकाई सदिश के योग के बराबर होगा। तो ये आपको याद रखना होगा। तो यही आपके कुछ नियम थे। अब हम लोग सीधे एक्सरसाइज में चलेंगे। इस नियम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमारे एक्सरसाइज में, फिर भी मैंने बता दिया। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in सर्च करेंगे और सीधे जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।